वहाँ पर कोई है। कौन है वहाँ? मार देगा हमें वो। उस कमरे में काला साया है। वो देखो कोई गुजरा। I can feel someone breathing. Assalamu alaikum and welcome to my channel The Dark Shadows by RHL। चले दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको एक ऐसे गांव की तरफ लेकर चलता हूँ जहाँ रात के अंधेरे में कुछ अजीब और गरीब चीज़ें होती थीं। कोई बूढ़ी औरत घूमती थी जो रात में बच्चों को उनके नाम से बुलाती थी और बाहर आने का कहती थी। यह आज की कहानी रबिया ने यूएस से भेजी है। ये रबिया के बचपन का वाक़या है जिसकी कन्फ्यूजन उसके दिमाग में आज तक है। तो कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनना और कमेंट्स में बताना ज़रूर कि आपको क्या लगता है कि ये सब रबिया के साथ क्या हुआ था। और सुनो, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर दो ताकि आने वाली स्टोरीज़ का भी मज़ा आ सके। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो मुझे ईमेल करके भेज दो, मैं आपकी स्टोरी को अपने चैनल पे फीचर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरएचएल। वैसे मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान में लाहौर से है, पर मैं यूएसए में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ और यहीं पैदा हुई हूँ। ये वाक़या मेरे साथ आज से 9 साल पहले हुआ था। 2012 में मैं अपनी फैमिली के साथ समर वेकेशंस पे पाकिस्तान गई थी। उस वक्त मैं 12 साल की थी और मैं पहली बार अपने पेरेंट्स के साथ पाकिस्तान विज़िट करने गई थी। ये वेकेशंस बहुत ज़बरदस्त थे क्योंकि मैं पहली बार अपने रिश्तेदारों से मिल रही थी। बहुत मज़ा आता था क्योंकि दादा दादी, नाना नानी, कज़न्स वगैरह सब बहुत प्यार देते थे और यूएसए में हम अकेले ही रहते थे, तो मेरे लिए बहुत हैपनिंग लाइफ थी। ये एक ऐसी लाइफ थी जो मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी। हम लाहौर में अपने मामू के घर रह रहे थे और मेरे नाना का घर एक गांव में था, तो मामा और मैं गांव नाना के यहाँ रुकने गए थे। मेरे लिए ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था गांव का और बहुत डिफरेंट था यूएस और लाहौर से, तो मैं अभी एडजस्ट ही हो रही थी। गांव का माहौल तो आपको पता है, पिच ब्लैक अंधेरा हो जाता था रात में और सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे 8-9 बजे के करीब। तो मेरे लिए ये सब नया था। मेरे नाना का घर काफ़ी पुराना था और उस घर में 3 कमरे थे, टिन की छत थी और मैं अपने नानी के साथ सोती थी। नाना के घर दिन में तो बहुत मज़ा आता था, पर रात में सब जल्दी सो जाते थे क्योंकि सबको जल्दी सोने की आदत थी। पर मुझे अक्सर नींद नहीं आती थी और मैं काफ़ी देर तक जागती रहती थी और उस टाइम बोर भी बहुत होती थी। एक रात मैं नानी के साथ सो रही थी तो तकरीबन 1 बजे के करीब मुझे घर के किचन से बर्तनों के बजने की आवाज़ें आने लगी। मैं जाग ही रही थी तो मेरा ध्यान उन आवाज़ों की तरफ हुआ। मामा भी साथ ही सो रही थीं और दूसरे रूम में नाना थे और एक रूम में मामू और मामी। पहले लगा कि मामी हो शायद और किचन में कोई काम कर रही हो, पर फिर वो आवाज़ें बढ़ने लगीं। लगने लगा जैसे कोई किचन यूज़ कर रहा है, और फिर लगा कि जैसे कोई बर्तनों को ज़ोर से मार रहा है, इससे आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आ रही हैं। अब मैंने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ कि कौन है, पर मुझे बहुत डर लग रहा था तो मैंने उठने की हिम्मत नहीं की। फिर मुझे आवाज़ें आने लगीं जैसे कोई 3-4 औरतें बातें कर रही हों, तो मैं और डर गई क्योंकि मामा और नानी तो मेरे साथ ही सो रही थी और सिर्फ एक मामी ही थी जो दूसरे कमरे में थी। तो ये 3-4 औरतों की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? मेरी नज़रें डर के मारे कमरे के डोर पे जम गईं और मैं डोर के नीचे से फील कर सकती थी कि कोई इधर से उधर चल रहा हो। मैंने चादर में अपना सर डाल दिया और पता नहीं कब डर में ही मेरी आंख लग गई। सुबह हुई तो मैंने उठते ही ममा को बताया कि ममा, रात में किचन से आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई वहाँ हो
और मुझे डोर के नीचे से नज़र आ रहा था जैसे कोई रूम से बाहर चल रहा हो। तो मम्मा ने मेरी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और नानी ने कहा कि बच्ची है, डर गई होगी, रात में सोने से पहले इस पे दम कर दिया करो। ये बात यहीं ख़त्म हो गई और वो दिन भी अच्छा गुजरा, बिल्कुल नॉर्मल। पर अगली रात फिर से एज़ यूजुअल जब सब सो गए तो मुझे फिर से बर्तन बजने की आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा कि मम्मा को उठाऊं और बताऊं कि मम्मा कोई बाहर है। मैं उठ के बैठी भी और मम्मा पे हाथ भी रखा, पर डर के मारे मुझसे मम्मा को उठाया ही नहीं जा रहा था। मैं फिर से चादर में अपना सर रख के लेट गई। अब जहाँ पे मैं नानी के साथ लेटी थी उसके साथ ही दीवार पे एक खिड़की थी। तो मुझे वहाँ से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है, रबिया, रबिया, बाहर आओ। मैं बहुत डरने लगी और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं चादर से अपना मुंह बाहर निकालूं या उठकर खिड़की पे देखूं। मुझे उस बूढ़ी औरत की आवाज़ 3 बार आई कि रबिया बाहर आओ, पर मैं अपना मुंह चादर में अंदर करके लेटी रही। डर से मैंने बिस्तर भी गीला कर दिया था और फिर वो आवाज़ बंद हो गई और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि कोई खिड़की के पास से गया हो या कोई कदमों की आवाज़ हो। अरे चल भाई, ये अनयूजुअल इसलिए भी था क्योंकि गांव में सब एक दूसरे को जानते थे और नाना के घर के साथ ही जो घर थे उन फैमिलीज़ को भी हम अच्छी तरह जानते थे और उनके बच्चों के साथ तो मैं दिन में खेलती भी थी। और रात के उस पहर कोई बूढ़ी औरत किसी दूसरे गांव से आए और मेरा नाम पुकारे, ये कैसे हो सकता था। नानी जब फजर में उठी तो उन्होंने बिस्तर गीला देखा तो उन्होंने मम्मा को उठाया, जिन्होंने मुझे उठाया और डांटा भी। तो मैं रोने लगी और मम्मा को बताया कि बाहर कोई बूढ़ी औरत मेरा नाम लेकर मुझे बाहर बुला रही थी। मम्मा परेशान हुई और वो मुझे गुस्से में नहलाने ले गई। और मुझे याद है उन्होंने नानी से कहा कि अम्मी, ये क्या हो रहा है आपके घर में? मेरी बच्ची ने कभी ऐसा नहीं किया, आप अब्बू को बताएं। तो नानी ने कहा कि मैं तुम्हारे अब्बू को सुबह उठते ही बताती हूँ। सुबह जब मैं उठी तो नाना मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे कि बेटा, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है 2 रातों से और किसको देखा तुमने? तो मैंने बताया कि नाना, मैंने किसी को नहीं देखा, पर मैंने एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनी है कि रबिया बाहर आओ। बस नाना ने दम किया और कहा कि बेटा कुछ नहीं होगा और फिर वहाँ से बाहर चले गए। मैं उस दिन थोड़ा डिस्टर्ब रही और ख़ामोश भी रही और ज़्यादा खेला भी नहीं। मैंने जब अपने कज़न्स को बताया जो रात में हुआ मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि कभी कभार गांव के बच्चों को एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है रात में। वो 3 बार बुलाती है और जो भी उसकी आवाज़ सुनकर बाहर जाता है वो उसे ले जाती है और वो बच्चे फिर कभी नज़र नहीं आते। अब ये ऐसी ही स्टोरी बनाई थी उन्होंने या सच था मुझे नहीं पता, पर इस बात ने मुझे और खौफ में डाल दिया था। जैसे जैसे शाम होती जाती और अंधेरा बढ़ता जाता, मेरा खौफ भी बढ़ता जाता कि मुझे फिर से वो आवाज़ आएगी उस बूढ़ी औरत की। शाम में जब नाना घर आए तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी, तुम मेरे साथ सोना आज, देखता हूँ कौन तंग करता है तुम्हें। और मैं उस रात नाना के साथ सोने लेट गई। उस रात इत्तेफाक से मुझे नींद आ गई और मैं जल्दी सो गई। मेरा चेहरा चादर में था। तो आधी रात को, टाइम का मुझे पता नहीं, पर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बार बार मेरे पास से गुजरता हो। मेरी आँख खुलती है और फिर से मुझ पे खौफतारी हो जाता है। मैं खौफ से चादर के अंदर कांपने लगती हूँ और यही सोचती हूँ कि अल्लाह करे नाना हो ये। मैं चादर थोड़ी सी उठाकर उस तरफ देखती हूँ जहाँ नाना लेटे थे, तो नाना वहीं पे सो रहे होते हैं। मैं चादर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता रोने लगती हूँ और खौफ से कांपने लगती हूँ। मुझे फिर से बिल्कुल हल्की सी किसी औरत की बातें करने की आवाज़ आती है, पर मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ें बंद हो जाती हैं। जब खामोशी हुए थोड़ा सा वक्त होता है तो मैं अपनी चादर हल्की सी उठाती हूँ और दूसरी साइड पे क्यूरियोसिटीज़ में देखने लगती हूँ
कि कोई है तो नहीं। नाना के कमरे में उस साइड पे एक संदूक था, तो वहाँ पे मुझे एक औरत की टांगें लटकी हुई नज़र आती हैं और वो टांगें लटकाए हिला रही होती है और उसने अपने हाथ संदूक पे रखे होते हैं जैसे वो संदूक पे बैठी हो। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थी। मैंने सिर्फ उसके पेट से नीचे का हिस्सा देखा था और फिर मैं पास आउट हो गई थी। सुबह मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया और मैंने नाना को बताया कि क्या हुआ था। नाना फौरन जाके मौलवी साहब को लेकर आए और उन्होंने मुझ पे दम किया। नाना, नानी, मामा, मामू सब बातें कर रहे थे जैसे उनको शायद कुछ पता हो। उनके चेहरे पे कंसर्न्स भी थे, पर मुझे नहीं पता कि क्या बातें कर रहे थे। पर मम्मा थोड़ी अपसेट थी और वो मुझे उस रोज़ वहाँ से लाहौर वापस मामू के पास ले आई। वहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और सब सही रहा। इस वाक़ये के बाद जब हम लाहौर वापस मामू के यहाँ आए तो मैं मम्मा और मामू की बातें चुपके से सुनती थी कि शायद मुझे कुछ पता चल जाए। तो उनकी बातों से मुझे यही लगा कि शायद मम्मा, मामू और नाना वगैरह जानते हैं गांव में इन मामलात के बारे में और शायद मम्मा भी इसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुकी हैं जब वो वहाँ रहती थी बचपन में। पर मैं कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकती। आरेचल, मुझे कुछ नहीं पता वो क्या मामलात थे, पर मेरी लाइफ का बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। ना ही मुझे आज तक किसी ने कुछ बताया। मैंने मम्मा से कई बार पूछने की भी कोशिश की, पर वो अवॉइड ही करती हैं इसके बारे में बात करने से कि कुछ भी नहीं है, तुम बीमार हो गई थी बस। पर इसके बाद जब भी हम पाकिस्तान जाते हैं तो नाना के गांव नहीं जाते और लाहौर में ही रहते हैं मामू के पास। पर हाँ, मैंने मम्मा को नाना से ये कहते ज़रूर सुना है कि अब्बू मैं वहाँ नहीं आऊँगी, मेरी बच्ची मुझे बहुत अजीज़ है। अब तो उसके साथ भी वो चीज़ें हुई हैं। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपने एंजॉय की होगी। अब इस कहानी को सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपनी सपोर्ट और प्यार को भी दिखा दो। याद रखना, दिल बड़ा करने से चीज़ें और भी खूबसूरत होती हैं, इसीलिए कंजूसी ना करना और इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि मैं ऐसी और भी कहानियाँ लेकर आ सकूँ। तो बेल आइकन को भी दबा दो नोटिफिकेशंस के लिए। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो मुझे ईमेल करके भेज दो, मैं आपकी स्टोरी को अपने चैनल पे फीचर कर दूंगा। तो दोस्तों, अब क्या सोचते हो? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और स्टोरीज़ को एंजॉय करो। फिर मिलते हैं।